हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 8 दिन के एक कंडक्टेड टूर पे केरला जा रहा हूँ। अभी दोपहर के करीब 3 बजे हैं और हमारा सिक्योरिटी चेक होने के बाद बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। मैं आज भी एयर ट्रैवल करते समय उतना ही एक्साइटेड महसूस करता हूँ जितना मैंने पहली बार हवाई जहाज़ में बैठते समय किया था। और आज भी मैं विंडो सीट प्रेफर करता हूँ ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग का मज़ा ले सकूँ। ये फ़्लाइट हमारी करीब 1.5 घंटे की है, बॉम्बे टू त्रिवेंद्रपुरम, जिसको पुराने नाम से त्रिवेंद्रम हम जानते थे, और इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए ये मेरे जीवन की पहली विज़िट है। अब टेक ऑफ के लिए हवाई जहाज तेज़ी से टैक्सीवे से मेन रनवे की ओर जा रहा है। कहीं भी घूमने जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर की जो चाइल्ड पर्सनैलिटी है हम उसको बाहर लेकर आएँ, जैसा कि मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। और अंदर ही अंदर मैं भगवान से प्रार्थना भी करता जा रहा हूँ कि मेरी ये यात्रा सफल रहे। और नाउ आई एम वेटिंग फॉर द एयरक्राफ्ट टू पुल इट्स थ्रॉटल टू द मैक्सिमम and generate that roaring thrust to lift off the air। इसी से मुझे अभी याद आया, बचपन में मेरी बेटी जब 2 या 3 या 4 साल की थी और उसने जब पहली बार हवाई जहाज को टेक ऑफ करते हुए देखा था तो उसका रिएक्शन था, वो कितना बड़ा मकान आसमान में उड़ गया। तो वो क्षण मुझे इस समय याद आ रहा है। हम अभी अभी तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। मुझे मालूम है सबको भी नींद आई होगी। ये हैं रोहित और संदीप, हमारे टूर गाइड्स, और ये हैं हमारे प्रिय ग्रुप मेट्स जो आज से करीब 8 दिन साथ साथ मिलकर एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। ये हमारा होटल है, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा। यहाँ का खाना और कस्टमर सर्विस दोनों ही बहुत ही अच्छा है। आज दूसरा दिन है, हमारा टूर आज से एक्चुअली स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम कन्याकुमारी आए हैं विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल देखने। कन्याकुमारी इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है, जहाँ पर 3 समुंदर एक साथ मिलते हैं, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी। यहाँ बिल्कुल सामने समुंदर में तिरुवल्लुवर स्वामी की स्टैचू नज़र आ रही है, और इस स्टैचू के लेफ्ट में है विवेकानंद मेमोरियल, जहाँ कभी स्वामी विवेकानंद आए थे मेडिटेशन करने, और इसी जगह उनको सबसे पहले एनलाइटनमेंट का एहसास हुआ था। यहाँ समुद्र का पानी काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन मुंबई। और इसी के साथ 15-20 मिनट की जर्नी के बाद हमारी फेरी विवेकानंद रॉक्स पर पहुंचती है। चारों तरफ समुद्र के घिरे होने के कारण यहाँ हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। ये है विवेकानंद मेमोरियल फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। उसके गुंबद के ऊपर पताका लहरा रही है। इस मेमोरियल के अंदर मेडिटेशन सेंटर भी है, जहां लोग
मेडिटेशन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मंदिर के ठीक सामने कन्याकुमारी अम्मा का मंदिर है, जहाँ से स्पिरिचुअल म्यूज़िक की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। सभी लोग यहाँ मेनलैंड कन्याकुमारी से त्रिवेणी संगम का मज़ा भरपूर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा दिन कन्याकुमारी में बिताने के बाद देर शाम अंधेरा होने पर हम लोग वापस तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं। हल्की हल्की बारिश इज़ ए वेलकम चेंज आफ्टर ए डे लॉन्ग sultry and humid weather. Next day we are told we have to leave our hotel very early in the morning, around 5 a.m. to go to Swami Padmanabha temple. This is Padmanabha Swami temple. Entry inside the Garbhagriha will start at 6 a.m. A strict dress code is followed. Men are allowed only in a particular attire, which is dhoti or mundu as called in local language, instead of trousers, and nothing on top. Similarly for ladies, it can be sari. करीब 1 घंटा इंतज़ार के बाद हमारे दर्शन बहुत आराम से हो गए। क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। मंदिर काफ़ी प्राचीन है, करीब 1000 साल पुराना। ये वही मंदिर है जहाँ कुछ वर्ष पूर्व अंडरग्राउंड खजाना खोला गया था। उसके पश्चात सरकार ने उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की रॉयल फैमिली ने कोर्ट में जाके इसका कंट्रोल फिर से अपने हाथ में ले लिया। ये रोपवे जटायु सेंटर जाने के लिए है, जो हिल टॉप पर है। एक आश्चर्यजनक बात मालूम पड़ी कि यहाँ 4-4 कैबिन कार्स के 4 सेट हैं। जब भी एक सेट प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है तो सारा रोपवे रुकता है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी ऑन यूज़ ऑफ दिस बेसिक टेक्नोलॉजी। फिर भी रोपवे में बैठने का आनंद कुछ और ही है। This is Jatayu. Jatayu is revered as a holy figure in Hinduism. It is a divine bird from Hindu epic Ramayana and known for his courageous act of trying to protect Sita ji from being abducted by Ravan.
ये सब हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। काफ़ी समय से घूमने के बाद सभी हारे थके नज़र आ रहे हैं और इसीलिए यहाँ सभी को रिफ्रेशमेंट के लिए बुलाया गया है। पहाड़ी होने के कारण मौसम काफ़ी सुहावना है और इसी कारण थकने के बावजूद बच्चे और उम्र वाले सभी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। हमारे सामने बिल्कुल अद्भुत दृश्य। ऐसा प्रतीत होता है आज गजराज ट्रक की सवारी करने के लिए निकले हैं। ऐसा लगता है केरला में सो कॉल्ड गांव का नामो निशान पूरी तरह खत्म हो गया है। यहाँ एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जाते समय गांव के कच्चे मकान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हर जगह पक्के मकान, नए आर्किटेक्चर के मकान ही दिखाई दे रहे हैं। यह एक अच्छी इकोनॉमी को दर्शाता है। कोस्टल स्टेट होने के बावजूद यहाँ कई सारी फ्रेश वाटर लेक्स और कैनाल्स हैं जिनको बैक वाटर्स बोला जाता है। ये एक प्रकार से केरला की लाइफलाइन है जिस पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर रहता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं द मोस्ट सॉट आफ्टर लोकेशन ऑफ बैक वाटर्स, LEP, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था और ये केरला टूरिज्म का सबसे बड़ा USP है। I think it is time for me to keep quiet for some time and let you peacefully enjoy Shikara ride in this beautiful backwaters of LEP.
We all were so much engrossed in the ride, struck by the beauty of surroundings and the lake, did not realize the passage of time, did not realize the time will pass so fast. With this, our mesmerizing backwater shikara ride comes to an end. Now back on road again towards another new destination. Bus ride from the front seat is very enjoyable because I can see and feel every turn is so meticulously negotiated by our driver Saab. Last 3-4 days I am observing Kerala has serpentine roads everywhere. Nowhere I have seen a single stretch of straight road. It indicates Kerala has a terrain of mostly hilly area, and that exactly adds to the beauty of the state. This place looks more like a spice garden with the very spices that we use in our kitchen and also the ones that are used in Ayurvedic food supplements or medicines. In addition to tea, Kerala climate is also said to be conducive for cultivation of various kind of spices like black pepper, clove, elaichi, cinnamon, etc. to name a few. Kerala is also known for Ayurveda treatment. Patients from around the world come here to get treatment done under this Indian medicinal system. इस अपना ब्लैडर का मसल्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी सबसे अच्छी होते हैं। ओके, तो इसको हम स्टोन बनाना कहते हैं या पत्थर केली कहते हैं। बनाना जैसे खा नहीं सकते हैं तो इसकी सीड दवाई में यूज कर सकते हैं। ये हम लोग हेयर ऑयल में यूज करते हैं, जिससे अपनी बालों को नेचुरल ब्लैक कलर मिल जाते हैं। जो प्री मैच्योर ग्रे, जो आदमी 60 के नीचे रहते हैं, पेन किलर टैबलेट्स लेते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन लेते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, उस रीजन से लिवर खराब हो जाता है। नहीं, एक्चुअली एलोपैथी में जॉन्डिस के लिए कोई दवाई नहीं मिलता है। एलोपैथी डॉक्टर भी आयुर्वेद मेडिसिन यही प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो वो छोटा सा प्लांट है, इसके सारे पार्ट हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। ये स्पाइस टूरिज्म तो एक कमर्शियल एक्टिविटी निकली। हमारे ग्रुप में से ही काफ़ी लोगों की पॉकेट्स हल्की हो गई, कई हज़ार रुपए से। दिस टैक्टिकल स्ट्रेटेजी हैज़ रियली आउटस्मार्टेड any management school teachings. और अब हम पहुंचते हैं पेरियार वाइल्ड लाइफ बोट सफारी के लिए। ये बसेस हमको अंदर जंगल में लेकर जाएंगी, जहां से हम आगे जाने के लिए बोट में बैठेंगे। अभी थोड़ा सा इंतज़ार है पहले वाली बोट्स का वापस आने का। ये सारा वाइल्ड लाइफ एरिया काफ़ी बड़ा लगता है, काफ़ी ज़्यादा जंगल है, बड़ी लेक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैंने ऑब्ज़र्व करी कि यहाँ सारा स्टाफ, जैसा केरला की हर जगह हमने एक्सपीरियंस किया, यहाँ का भी स्टाफ काफ़ी जॉयफुली एंड प्लेजेंटली कर्टियस है और बहुत हेल्पफुल है, जैसा कि हमको अधिकतर दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। मेरे लिए तो यहाँ वाइल्ड लाइफ का होना बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ऐसा कहा जाता है इन जंगलों में टाइगर्स, लेपर्ड्स, बाइसन और काफ़ी दूसरे टाइप के वाइल्ड एनिमल्स हैं। एंड विद दिस आई एम ईगरली वेटिंग टू गो इनसाइड। अब बोट में बोर्डिंग शुरू हो गई है। हर एक को एक रिजर्व सीट मिली है, उस सीट के हिसाब से ही हम सबों को बैठना होगा बोट के अंदर। इसी कारण से कोई ज़्यादा भगदड़ नहीं मच रही है अपनी सीट को कैप्चर करने के लिए। ये अच्छी बात है। जैसा मैंने पहले कहा, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन हम बॉम्बेइट्स को मज़ा तभी आता जब यहाँ लोकल ट्रेन की तरह धक्का मुक्की होती सीट घेरने के लिए। सीटिंग को लेके ये लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रतीत होते हैं। अपनी जगह पे खड़ा होना भी मना है, आगे या पीछे जाकर फोटोग्राफी करना तो बहुत दूर की बात। जो लोग बीच में बैठे हैं वो तो आसपास के दृश्य को भी ठीक तरह से नहीं देख सकते, और मेरी सीट बीच में है तो मैं तो ठीक तरह से फोटोग्राफी नहीं कर पाऊँगा यहाँ। और इतना दूर से किसी वाइल्ड लाइफ को ठीक तरह से देख पाना भी काफ़ी मुश्किल है।
यहाँ वाइल्ड लाइफ का नामो निशान नहीं है, लेकिन आई विल से द प्लेस इज रियली ब्यूटिफुल. Yet I don't think I will ever recommend this place to a wildlife enthusiast. Though this is unlike any other place in India from uniquely beautiful landscape point of view. दूर कुछ भैंसें जरूर नजर आई थी जिनको सब लोग बोल रहे थे जंगली भैंसा. हो भी सकता है. केरला का टेरेन अधिकतर हिली है और ये कोस्टल एरिया होने की वजह से यहाँ पर मानसून वर्षा बहुत ज़्यादा होती है. एज ए रिज़ल्ट हर जगह वाटर बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ हर जगह आप देखेंगे लश ग्रीन जंगल्स हैं. जहाँ तक नज़र जाती है हर तरफ हरियाली है, घने जंगल हैं. इस बात का श्रेय यहाँ के लोगों को भी जाता है जिन्होंने अपने जंगलों को बचा के रखा हुआ है, उनको काटा नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रखा है अपने लोकल बायोस्फीयर में. इस बात की देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को केरला से सीख लेनी चाहिए, खासकर हिमालयन प्रदेश के लोगों को, कि जंगलों को बचाना हमारे वातावरण के लिए कितना ज़रूरी है. एक बात ऑब्जर्व करने लायक है, यहाँ जंगल में जहाँ कहीं भी खाली जगह है वहाँ लोगों ने किसी न किसी प्रकार का प्लांटेशन कर रखा है. मुझे बताया गया कि ये यहाँ पर जो प्लांट उगे हुए हैं ये पाइनएप्पल के हैं. ये प्लांटेशन किया गया है बिना जंगल को काटे हुए, या यूँ कहिए वही प्लांट नीचे लगाए गए हैं जिनको थोड़ी बहुत छाया की ज़रूरत होती है और मॉइस्चर की, जो बड़े वृक्ष जंगल के अच्छी तरह से उनको दे सकते हैं. The first glimpses of tea plantation. It's the indication we are soon reaching Munnar, the most famous tourist spot of Kerala, the place that we were waiting so eagerly. We are told majority of these tea gardens are owned by corporates. Only a few are owned by private individuals, and this one is the one which we are going to visit, is privately owned. And somehow we have managed to gain entry here without need of any permission. All plants look similar, of the same height and size and well manicured. इस प्लांट की लाइफ करीब 25 साल होती है. महीने में एक बार इसकी ऊपर से फ्रेश पत्तियों को ही तोड़ा जाता है और आगे भेजा जाता है फैक्ट्री में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. यहाँ अंदर आकर मैं यहाँ की फ्रेश फीलिंग को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ और कैमरा में भी कैप्चर कर रहा हूँ ताकि इस फीलिंग को अपने साथ ले जा सकूँ. यदि आप सोच रहे हैं यहाँ किचन वाली चाय की पत्ती जैसी सुगंध और अरोमा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो अरोमा चाय की पत्ती को फैक्ट्री में प्रोसेस करने के बाद ही उत्पन्न होता है.
With this starts Munnar, the paradise of city gardens. A wide expanse of velvet-like tea plants spread across thousands of acres of land at this highest hilly terrain of Kerala. मुन्नार केरला का हाईएस्ट हिल पॉइंट है। यहाँ पहुँचने के साथ ही क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा है। Simply beautiful. Truly, as commonly said, it is God's own country. ये मुन्नार की एक और ब्यूटीफुल लोकेशन है जहां हम स्पीड बोट राइड के लिए आए हैं। यहाँ दूर से देखने में तो ये काफ़ी थ्रिलिंग लग रहा है। जब हम खुद बैठेंगे तब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ये मोटर स्टार्ट करने का तरीका काफ़ी अद्भुत है। शायद इसका ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको इस प्रकार से स्टार्ट किया जा रहा है। तो फाइनली हमारी बोट की मोटर स्टार्ट हो गई। And here we go on our multi-seat jet ski. This is Eco Point at nearby Mattupatti dam site. मुन्नार के इस मत्तुपट्टी रीजन का फॉरेस्ट लैंडस्केप काफ़ी फ़र्क है दूसरी जगहों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर यूकलिप्टस के घने जंगल हैं।
यूकोलिप्टस के ये पेड़ पहाड़ों के स्लोप्स पे काफी ऊंचाई तक देखे जा सकते हैं। यदि ध्यान से देखें, यहाँ के लोगों की तरह पहाड़ के ऊपर सारा जंगल खुशी से झूमता हुआ प्रतीत हो रहा है, मानो बहुत ही प्रसन्नचित्त हो। सच में केरला एक उन्नत और खुशहाल प्रदेश है। आज हमारे टूर का छठा दिन है और मुन्नार के इस आलीशान होटल में दूसरा दिन। यहाँ की अमेनिटीज और कस्टमर सर्विस एक दूसरे ही लेवल की है और पता लगाने पे मालूम हुआ कि कॉस्ट भी काफ़ी नॉमिनल है। आई बीइंग ए बजट ट्रैवलर, एक आलीशान होटल में रुकना, वो भी नॉमिनल कॉस्ट में, मेरे लिए एक बोनस है। हालांकि पैसा मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ, ये कंडक्टेड टूर है। सोलो टूर्स में लग्जरी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, एज लॉन्ग एज जगह साफ सुथरी हो। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है दूर दर्राज की जगह देखना और वहाँ के लोगों से मिलना। वास्को डी गामा, a Portuguese sailor who is supposed to have discovered India in the 16th century, though India always existed ever since, was initially buried in this St. Francis Church in Kochi. ये कोची का ज्यू टाउन है और अभी हम सिनेगॉग की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ का एक प्राचीन ज्यूइश टेम्पल है। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। कैसा लगा ज्यूइश सिनेगॉग? ओके, थैंक यू सो मच। अब हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। केरला के बनाना चिप्स किसको पसंद नहीं है। इस दुकान पे हम आए हैं जहां गरम गरम फ्रेश बनाना चिप्स बनाए जाते हैं। ये शॉपिंग करने की हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हम सीधे अपने होटल जाएंगे और कल सुबह वापस बम्बई के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।